शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की कुछ प्रमुख खबरें देखेंगे। इसके बाद हम द हिंदू की न्यूज़ देखेंगे और सबसे लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल देखने वाले हैं जो कि रहेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर के। एक हमारा मुद्दा रहेगा अवैध रूप से जो रेत का उत्खनन होता है, छोटी छोटी जो गिट्टी होती है, रोड़ी होती है, उसका जो उत्खनन होता है, बड़े बड़े जो खनन माफिया हैं उसको खोद खोद कर ले जाते हैं और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाती है। तो इसके चलते चलते सरकार को कितना लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट कौन कौन से कदम उठा सकती है या फिर कौन से ऐसे नियम कानून उसको लाने की ज़रूरत है। रिवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है सरकार को, इसके अलावा हमारा जो पर्यावरण है उसका भी नुकसान होता है। ठीक है, तो एक तो है हमारा अवैध उत्खनन को लेकर के। सेकंड रहेगा हमारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उसको लेकर के एक आर्टिकल छपा है। और सबसे लास्ट में एडिटोरियल छपा है, वो है हमारी डेमोक्रेसी को लेकर के। भारत में आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 15 अगस्त में पूरे हो जाएंगे। इस बात का जश्न बड़े जोर शोर से भारत सरकार मना रही है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करी। भले ही हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन रियल में जो डेमोक्रेसी कहती है, उस टाइम में जब डेमोक्रेसी की कल्पना की गई थी कि हमारा भारत ऐसा होना चाहिए, तो क्या वास्तव में इंडियन डेमोक्रेसी में हम वो चीज़ अचीव कर पाए हैं? इसको लेकर के भी एक आर्टिकल छापा गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो पीआईबी की पहली खबर हम देखने वाले हैं नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग के अंतर्गत एक गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। इसकी हाल ही में बैठक संपन्न हुई है। तो गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं सभी राज्यों के। इसके साथ साथ में यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल रहती है, विथ लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द अदर यूनियन टेरिटरीज। इसको 16 फरवरी 2015 से हमने स्थापित किया था एक नोटिफिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा इसको लागू किया गया था 2015 से। नीति आयोग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यदि हम देखें तो नीति आयोग से पहले चलता था योजना आयोग। योजना आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार सबसे ऊपर रहेगी। केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी योजनाएं हमें बनाना है और उनको लागू करना है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर योजना बनाती थी और उसको सभी राज्यों से लागू करवाती थी। उस हिसाब से फिर केंद्र सरकार पैसे भी बांटती थी योजना आयोग के माध्यम से। पहले योजना आयोग में ये सिस्टम चलता था। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि किस राज्य को ज़रूरत है, किस राज्य को ज़रूरत नहीं है, ये केंद्र सरकार नहीं समझ सकती और अपने जो नियम कानून हैं, योजनाएं हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थोप सकती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसी हिसाब से इसमें जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर केंद्र सरकार के पास हुआ करती थी उसको यहाँ कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ अब क्या होगा, जब नियम या कानून बनेंगे, कोई भी योजना बनेगी, तो उसमें राज्य सरकार भी बैठेगी और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें बैठने वाले हैं और योजना का निर्माण करेंगे। पहले पैसे का आवंटन योजना आयोग कर देता था। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि पैसे का आवंटन फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। एक होता है इसमें वाइस चेयरपर्सन, इसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। रीजनल काउंसिल भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, यदि पार्टिकुलर रीजनल इशू, कहीं कोई क्षेत्रीय समस्या दिखाई दे रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसका समाधान लाने के लिए रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसमें शामिल होते हैं चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर और हिज नॉमिनी। या तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर जिसको भी नॉमिनी बना दें वो व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। कुछ होते हैं इसमें एडहॉक मेंबरशिप, तो इसके अंतर्गत क्या रहेंगे? 2 मेंबर इन एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन रोटेशनल बेसिस। रिसर्च इंस्टीट्यूशनल के भी 2 मेंबर इसमें शामिल किए जाते हैं रोटेशनल बेसिस पे। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप
इसमें मिनिमम 4 रहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, इनको नॉमिनेटेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर हो जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको भी अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक फिक्स टेन्योर के लिए, और इसकी रैंक रहेगी सेक्रेटरी के बराबर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेशल इन्वाइटीज़ में भी रहते हैं, जैसे कि कोई एक्सपर्ट को बुला लिए, स्पेशलिस्ट विथ डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कुछ जानी मानी हस्तियों को, स्पेशलिस्ट लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को भी इस बैठक में बुलाया जाता है। न्यूज़ की तरफ चलते, न्यूज़ में बताया जा रहा है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है इसकी 7वें नंबर की बैठक संपन्न हो गई है। ठीक है, सामूहिक प्रयास किए गए, सहकारी संघवाद हमको देखने को मिला। इसका मतलब ये है हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अपनी शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से बिना विवाद के हमारे देश की सरकार चल रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तब जाकर के भारत कोविड की महामारी से उबर पाया है। G20 भारत को अपने राज्यों की ताकत दिखाने का एक अवसर होगा। इस साल गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक हुई थी इसमें 4 मुद्दे चर्चा वाले रहे। पहले नंबर की थी फसल का विविधीकरण करना। फसल विविधीकरण का मतलब ये हो गया, एक किसान है, किसान अपने खेत में ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम में वो केवल धान ही लगाता रहे और जब ठंडी का मौसम आए तो उस टाइम में गेहूं की पैदावार करती रहे। इससे क्या होता है, बार बार एक ही किस्म की फसलें पैदा करने से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट जोर देती है कि फसल का विविधीकरण होना चाहिए। दलहन वाली फसलें लगाना है, दाल वाली फसलें जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गई। तिलहन वाली फसलें, तिल, मूंगफली, सरसों। इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये है हम बाहर से जो चीज़ें मंगवा रहे हैं, तेल इतना महंगा हो गया है, उसको हम अपने देश में ही पैदा करेंगे और उसके रेट को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। स्कूल में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP अब लागू होने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो उच्च शिक्षा है यहाँ पर भी हम NEP को इम्प्लीफाई करने वाले हैं और साथ साथ में शहरी शासन पर भी यहाँ पर फोकस किया गया था। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से भारत को आधुनिक कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, शहरी भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की सुगमता, पारदर्शी सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता में। इसके अलावा इस बैठक में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक स्टेट को दुनिया भर में हर भारतीय मिशन के माध्यम से अपने 3T का मतलब होता है, पहला T ट्रेड हो गया, दूसरा हो गया टूरिज्म और तीसरे नंबर का हो गया टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है स्टेट गवर्नमेंट को अपना इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसके लिए हर राज्य में अवसर की तलाश करने की ज़रूरत है। उनका कहना है हम लोगों को जहाँ तक भी संभव हो स्थानीय सामानों का यूज़ करना चाहिए और वोकल फॉर लोकल पर हमें ध्यान देना है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। पहली प्रमुख खबर आई है द हिंदू से, क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये न्यूज़ आई है। क्लाइमेट चेंज का सबसे पहले हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट जिसको हम जलवायु बोलते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यदि आपसे पूछा जाए कि कश्मीर की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, आपका जवाब आएगा कश्मीर की जलवायु कैसी है, ठंडी है, और राजस्थान की कैसी है, गर्म जलवायु। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, ये जो आंकड़ा बता रहे हो, ये आंकड़ा आप लंबे समय तक वहाँ के मौसम में जो चेंजेस आते रहते हैं उसका एवरेज बता रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कईयों वर्षों, जैसे कि लगभग 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, 30 साल से लेकर के 35 साल तक उस एरिया के मौसम का एवरेज निकाला जाता है कि क्या वहाँ ठंडा रहा या फिर वो एरिया गर्म रहा, तब जाके हम कहते हैं कि वहाँ की जलवायु ठंडी है या फिर गर्म है। तो जब हम किसी भी स्थान का अध्ययन लंबे टाइम पीरियड के लिए करते हैं और वहाँ की औसत मौसम दशाओं को बताते हैं तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और मौसम का मतलब होता है दैनिक रूप से जो वायुमंडलीय दशाओं में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आज बारिश हुई, आज मौसम ठंडा रहा, आज बादल छाए रहे, आज गर्मी पड़ गई, तो ये सारी चीज़ें मौसम कहलाती हैं।
क्लाइमेट चेंज के चलते चलते क्या हो रहा है, जिस पार्टिकुलर एरिया में 25 से 30 साल तक का आप डाटा उठा करके देखोगे, जैसे कि आप जिस गांव शहर में रह रहे हैं उस गांव शहर में पानी का पैटर्न कैसा था, बारिश के मौसम में बारिश कौन से महीने से लेकर के कौन से महीने तक होती थी और कितने मात्रा में बारिश होती थी। आज के टाइम में पूरी तरह से बदलाव आ गया है, या तो पानी गिरेगा ही नहीं और गिरेगा तो फिर वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, ऐसी कंडीशन आज के टाइम में हो गई है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन को बताता है। जलवायु परिवर्तन के चलते चलते जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे साइक्लोन हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे फिर बहुत ज़्यादा जो बाढ़ आ जाती है, ऐसी वाली जो घटनाएं हैं वो तेज़ी के साथ साथ में बढ़ते जा रही हैं और साथ ही में बढ़ते जा रहा है पृथ्वी का तापमान। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है कि मौसम की जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, कहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है, कहाँ पर साइक्लोन टकरा सकता है, एकदम गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर इसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारे पास रडार सिस्टम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम हमारा काफ़ी हाई होना चाहिए, हाई कैपेसिटी वाला। तो इन दोनों ही व्यवस्थाओं को भारत सरकार उन्नत करने के लिए काम कर रहा है, इस आर्टिकल में यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में बताया गया है जो रेड एरिया है यहाँ पर पानी बहुत ही कम गिरा है, माइनस में है, मतलब कि पहले जितनी बारिश होती है उतनी तो हुई ही नहीं है, एकदम -59% से लेकर के -20% की बरसात यहाँ पर देखने को हमको मिली है। पीला कलर बताता है लार्ज डिफिशेंट को, मतलब कि -99% से लेकर के 60%, सबसे ज़्यादा कम वर्षा। फिर नॉर्मल वर्षा -19% से लेकर के +19%। ये एरिया आ गया आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला एरिया। और इधर आप चले जाओगे तो जो पहाड़ी राज्य हैं उधर पर भी हमको देखने को मिली है नॉर्मल वर्षा। कुछ है एक्सेस बहुत ही ज़्यादा बारिश जिस क्षेत्र में हुई है, और कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पर 60% से भी ज़्यादा वर्षा हमको देखने को मिली है। उनके अंतर्गत केरल आ गया, राजस्थान हो गए, और भी एक दो राज्य इसमें शामिल हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से मौसम की सही जानकारी अपनी जनता को देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिसका इस्तेमाल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है और लोगों को जानकारी प्रोवाइड करता है। तो IMD कंटिन्यू क्या सोचा है कि हमें हमारा जो ऑब्जर्वेशन करने वाला नेटवर्क है इसमें हमें वृद्धि करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे पास जितने भी रडार हैं हम उनसे ज़्यादा रडार अलग अलग जगह पर लगाएंगे। इसके अलावा एटॉमिक वेदर स्टेशन की ज़रूरत है, और साथ साथ में रेन गेज को भी हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही में सैटेलाइट भी चाहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें प्रिडिक्शन को, हमारा जो अनुमान है मौसम को लेकर के, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैटेलाइट मौजूद होना चाहिए। वहीं रडार की बात कर लें, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में हमने 6 रडार लगा के रखे हैं और 4 तो हम इंस्टॉल कर देंगे इस साल में। प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस जो है 8 रडार के लिए नॉर्थ ईस्ट हिमालयन में अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये देख रहे हैं आप, जो गैप वाला एरिया है, सर्टेन गैप वाला जो एरिया है बाकी बचे देश की जगहों पर, उसको हम भर देंगे 11 रडार से। द नंबर ऑफ रडार विल इंक्रीज 34 से लेकर के 67 बाई 2025। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है हमारे पास अभी 34 हैं, इसको हम डबल करने के चक्कर में हैं 2025 तक। रडार को हम प्रीफर करते हैं क्योंकि दे हैव हायर रिजोल्यूशन, इनके माध्यम से हमें बहुत ही क्लियर तस्वीर मिलती है, एंड कैन प्रोवाइड ऑब्जर्वेशन एवरी 10 मिनट, और हर 10 मिनट की जानकारी आपको मिलती जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या प्लानिंग करी है कि वो अपग्रेड करेगा इसका जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है उसको। अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 पेटाफ्लॉप्स है, इसको बढ़ा करके हम 30 पेटाफ्लॉप्स वाले कंप्यूटर करने वाले हैं आने वाले 2 साल में। इसके माध्यम से हमारे पास में जो डाटा है, डाटा का हम सही और बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है, ताकि जो हाई रेजोल्यूशन है उसको हम चला सकें। इसके साथ ही साथ में वेदर मॉडल, इसका जो लोअर रेंज है एंड द हायर इट्स रेजोल्यूशन एंड द ग्रेटर द प्रिसीजन, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो कैपेसिटी है रेजोल्यूशन की वो 12 किलोमीटर की है, उसको हम 6 किलोमीटर का करने वाले हैं।
क्लियरली यदि आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। उससे भी आप उसको छोटा कर दीजिए 6 किलोमीटर के एरिया को, तो ये हम क्या है टेक्नोलॉजी में चेंज करके ही कर सकते हैं। 12 किलोमीटर से हम 6 किलोमीटर में जाएंगे, 6 किलोमीटर से हम 3 किलोमीटर जाएंगे और 3 किलोमीटर से हम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का एरिया का भी रेजोल्यूशन हम क्लियर देख पाएंगे। ऐसा रीजनल मॉडलिंग सिस्टम हम करने वाले हैं। कुछ और भी रीज़न बताए जाते हैं जिसके चलते चलते केरल में बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। एक स्टडी है जो कंडक्ट कराई गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजिकल, MOES, क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनी क्लाउड बर्स्ट, जो छोटे छोटे बादल हैं उनका जो फटना है और इनकी जो आवृत्ति है, एक बार फटे, 2 बार फटे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इनकी आवृत्ति बढ़ते ही जा रही है। साइज 5 सेंटीमीटर या फिर मोर रेनफॉल इन एन हावर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बारिश हो जा रही है या फिर उससे भी ज़्यादा बारिश हो जा रही है 1 घंटे में। हिमालयन रीजन में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं एंड इट कैन आल्सो काज डैमेज, और इससे फिर डैमेज होने वाला है। IMD के हेड हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है हैज़ इंक्रीज्ड द सरफेस एयर टेम्परेचर, सतह की जो हवा है उसका तापमान क्लाइमेट चेंज ने बढ़ा दिया है। सतह की टेम्परेचर की सतह में जो हवा उसका ताप यदि बढ़ जाएगा तो तेज़ी से इवेपोरेशन होना चालू हो जाता है, मतलब कि भाप बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी हो जाती है। सिंस वार्मर एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, और जब गर्म हवा है ज़्यादा से ज़्यादा नमी अपने पास रखती है, इसी के चलते चलते इंटेंस रेनफॉल हमको दिखाई देता है। सेकंड नंबर की न्यूज़ आई है हमारी द हिंदू की लेप्रोसी बीमारी से संबंधित। लेप्रोसी जिसको हम हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं, जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है। लेप्रोसी एक पुराना प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण होता है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण फैलता है, जो एक एसिड फास्ट रॉड के आकार का बेसिलस है। इसे हैंसेन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराने रोगों में से एक है ये। इतिहास में सबसे पुराने रोगों में से एक होता है जो अनादिकाल से मानव को पीड़ित करते आ रहा है। कुष्ठ रोग का लिखित विवरण लगभग 600 ईसा पूर्व के दस्तावेजों में हमें मिला है। इस रोग की जानकारी हजारों साल पहले चीन, मिस्र, भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में भी देखी गई थी। कौन कौन से एरिया में संक्रमण होता है? हमारी स्किन, परिधीय तंत्रिकाएं, ऊपरी जो श्वसन रास्ता है, सांस लेने वाला रास्ता है, और आपकी नाक इससे प्रभावित होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पीड़ित व्यक्ति को पूरी तरह से समाज से अलग कर देती है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसको फिर आप अपने पास से दूर ही रखना पड़ेगा, तब जाके आप इलाज कर पाओगे, और नहीं रखोगे तो फिर वो बीमारी आपको भी फैल जाएगी। संचरण कैसे करके होता है? जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उसकी सांस की जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदें हैं, वो आप तक यदि पहुंच जा रही हैं तो आपको भी वो प्रभावित कर देगा। इसमें एज वेज कोई बात नहीं होती है, सभी एज वाले लोगों को ये बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या है? त्वचा पर लाल धब्बे बन जाना, त्वचा पर घाव हो जाना, हाथ और पैर सुन्न हो जाना, पैरों के तलवे में छाले आ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस करना, वजन लगातार आपका घटते जा रहा है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड्स क्या होता है? जब से ये बीमारी उत्पन्न हुई है, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखने में लगभग 3 से 4 साल लग जाते, 3 से 5 साल लग जाते हैं। और ये जो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, डॉक्टरों के लिए ये निर्धारित करना मुश्किल बना दे रही है कि ये कब संक्रमित हुआ, कहाँ पर संक्रमित हुआ। यदि समय पर इलाज नहीं होगा तो कुष्ठ रोग, अक्षमता, विकृति, हाथों और पैरों में स्थायी तंत्रिका क्षति, यहाँ तक कि शरीर को संवेदनहीन तक बना सकता है। इलाज की यदि हम बात करें तो मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें दी जाती है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया था। 1970 के दशक में ही मल्टी ड्रग थेरेपी के रूप में एक निश्चित इलाज चालू हुआ था। 93-94 में क्या हुआ? वर्ल्ड बैंक ने समर्थन दिया था। इसी के चलते चलते हमने नेशनल लेवल की जो लेप्रोसी उन्मूलन परियोजना थी, इसका हमने फर्स्ट चरण चालू कर दिया था। फिर हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आ गई थी 2002 में कि हम पार्टिकुलर इतने टाइम में लेप्रोसी को ख़त्म कर देंगे, जिसमें वर्ष 2005 तक कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या को कम करके 10,000 में से एक की जनसंख्या तक हमको सीमित करना था।
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ने दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय लेवल पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, जिसमें प्रत्येक 10,000 लोगों में एक मामले की दर को कुष्ठ उन्मूलन के रूप में परिभाषित किया गया था। मान के चल लो 10,000 में 100 लोगों की बीमारी हो रही है, तो इसको घटा करके हम 10,000 में से एक लोगों को बीमारी हो, इतने प्रयास सरकार को करने होंगे। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़ में कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। न्यूज़ में बताया गया है कि लेप्रोसी का इलाज करने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है उस ड्रग्स की कमी भारत में देखने को मिल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इंडिया में 66% केसेस हैं पूरे विश्व भर के। पूरे विश्व भर में यदि 100 केसेस आ रहे हैं, 100 लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो 100 में से अकेले 66 लोग कहाँ से हैं? वो इंडिया के हैं। 50% केस हमारे यहीं के रहते हैं। डॉक्टर लोगों का कहना है क्लोफाजीमाइन जो आवश्यक 3 ड्रग हैं उनमें से एक है, जिसका यूज़ हम करते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के द्वारा ऑफ मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी केसेस एलोंग विद रिफामिसिन, इसके अलावा डेप्सोन। 3 दवाइयाँ इस्तेमाल लाई जाती हैं, क्लोफाजीमिन, रिफामसिन और डेप्सोन। तीनों दवाइयों का नाम याद रखना है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए किया जाता है। अब एक प्रोग्राम था नेशनल लेप्रोसी इरिडिक्शन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि हम जो है पर्याप्त मात्रा में सप्लाई रखेंगे मंथली ब्लिस्टर पैक्स कंटेनिंग दीज 3 ड्रग्स, कि महीने के महीने जो पैकिंग दी जा रही है दवाइयों की, तीनों की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। दीज 3 ड्रग्स फॉर 12 मंथ्स टू द पेशेंट, 12 महीने के लिए पेशेंट को ये 3 दवाएं उसको दे दी गई। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिक्वायर है कि एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, क्योंकि अभी उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, और ये जो पैकेट हैं मे बी लॉस्ट। अब उनको जब भारत के मार्केट में ही ये दवा नहीं है तो लोगों तक ये दवाई पहुंचेगी कैसे? मिसप्लेस्ड और डैमेज टू। अब कुछ रीज़न ऐसा भी होता है कि हो सकता है ये खो गई हैं, मिसप्लेस्ड हो गई हैं या फिर डैमेज हो गई हैं, इस कारण से भी इनकी कमी जा रही है। द मेडिसिन में आल्सो हैव टू बी प्राइवेटली बॉट, या तो फिर आप एक काम करिए प्राइवेटली जा करके आप दुकान से खरीद लीजिए। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित। ठीक है, भारत की तरफ से जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है SSLV के माध्यम से, वो सही ऑर्बिट में नहीं है, इसलिए अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने संडे के दिन कहा है कि सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड इट्स मेड एन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर नो लॉन्गर यूजेबल। उनका कहना है हमने जो SSLV के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किए थे वो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो SSLV D1 है ना, इसने उनको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में भेज दिया है, जबकि हम इसको सर्कुलर वाले रास्ते में भेजना चाहते थे। स्पेस एजेंसी का कहना है कमेटी इस बात का एनालाइज करेगी, इसके साथ साथ में कुछ रिकमेंडेशन देने वाली है इस बात को लेकर के। ठीक है, संडे में जो एपिसोड घटित हुआ है उसको लेकर के। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोस रिकमेंडेशन इसरो विल कम बैक सून विद SSLV D2, और जैसे ही ये सुझाव हम अपना लेंगे उसके बाद हम सेकेंड लॉन्चिंग करने वाले हैं, ऐसा इसरो का कहना है। SSLV D1 ने सैटेलाइट भेजा था 356 × 76 की इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, जबकि हमें भेजना कहाँ था? हम इसको भेजने वाले थे 356 किलोमीटर वाले सर्कुलर ऑर्बिट में। सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर यूजेबल, इश्यू इज रीजनेबली आइडेंटिफाइड। इसके बाद हम इसरो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। इसरो, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। साथ ही भारत में इसके टोटल 13 सेंटर बनाए गए हैं। इसरो भारत की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। इसरो अंतरिक्ष विभाग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजता है। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने साल 1969 में भारत की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करी थी। डॉक्टर साराभाई को स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। फिलहाल इसरो के जो अध्यक्ष डॉक्टर K. सिवन थे, अब वो रिटायर हो गए हैं, अभी नए बन गए हैं, उसको भी हम देख लेंगे।
इसरो की हिस्ट्री बताई जाती है। साल 1957 में स्पुतनिक के अंतरिक्ष में भेजने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को पता लगा लिया कि आखिर इनकी ज़रूरत है क्या। 1961 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रख दिया था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन करा था, जिसमें साराभाई को सभापति बनाया गया। फिर भाभा तत्कालीन परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक थे। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना हुई। इसके साथ ही अनुसंधित रॉकेट का प्रक्षेपण भी शुरू हमने कर दिए थे। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकोस्पार कार्यक्रम से 1969 में इसरो का गठन किया गया था। अगली न्यूज़ आई है CSIR से। CSIR ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि पहली बार यहाँ पर कोई वुमेन चीफ आई है। एन कलाईसेल्वी लिथियम बैटरी एक्सपर्ट हैं। इनके लिए एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है ये ऐड करेंगी इंडियाज़ की ई-व्हीकल पुश को। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है उसके लिए सरकार जो जो कदम उठा रही है उसको थोड़ा पुश इस महिला चीफ के द्वारा मिलने वाला है। CSIR जिसका फुल फॉर्म होता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पहली बार ऐसा हुआ है इसके इतिहास में। आप पिछले 80 साल की हिस्ट्री को देख लीजिए। पहली बार अपॉइंट किया गया है एक वुमेन डायरेक्टर जनरल को। इनका नाम है एन कलाईसेल्वी, करेंटली डायरेक्टर ऑफ द CSI सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR CECRI कराईकुड़ी तमिलनाडु विल नाउ लीड द नेटवर्क ऑफ 38 लेबोरेटरीज। 38 लेबोरेटरी को लीड करेंगी। लगभग 4500 वैज्ञानिक लोग रहेंगे एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर, 2 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। सेड ए नोट फ्रॉम द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उन्होंने इस जानकारी को साझा किया है। ये जो महिला है इनका रिसर्च लगभग 25 साल तक चलते रहा। इन्होंने फोकस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल पावर सिस्टम में, इसके अलावा डेवलप किया था इलेक्ट्रोड मटेरियल को, साथ साथ में कस्टम डिजाइन सिंथेटिक मेथड, ऑप्टिमाइजिंग रिएक्शन पैरामीटर, साथ साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ द हाउस। एक काफ़ी महत्वपूर्ण हम खबर देखने वाले हैं जिसमें आप ये देखोगे पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का जहाज़ भारत आ रहा है रिपेयरिंग के लिए। इन ए फर्स्ट US नेवी शिप इन इंडिया फॉर रिपेयर्स। तो ये जो काम है ना 17 अगस्त तक इसकी डेट रखी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब US नेवी का एक जहाज़ है जिसका नाम रखा गया है चार्ल्स ड्रू, इंडिया आया है ताकि कैरी आउट किया जा सके रिपेयरिंग का काम एंड एलाइड सर्विस और इससे संबंधित जो सेवाएं हैं उसके लिए। एट द लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड एट कट्टुपल्ली चेन्नई ऑन संडे। संडे के दिन ये जहाज़ पहुंच गया है कट्टुपल्ली शिपयार्ड पे। कुल मिलाकर के यहाँ हमें एक नई डायमेंशन देखने को मिल रही हैं टू द फास्ट एक्सपांडिंग इंडो US स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो ये बात बता रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो बढ़ते ही जा रही है। भारत के बारे में जानकारी बताई जाती है कि इंडिया के पास 6 मेजर शिपयार्ड हैं। 6 मेजर शिपयार्ड, जैसे कि एक शिपयार्ड की हमने बात करें चेन्नई में है जहां पर अमेरिका के जहाज़ की मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। इसका जो टर्नओवर है वो लगभग कितना है, $2 बिलियन का बताया जा रहा है। ठीक है, वी हैव आवर ओन डिज़ाइन हाउस, हमारे पास खुद का एक डिज़ाइन हाउस है जिससे हम कैपेबल हैं मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट शिप, अपने हिसाब से हम जहाज़ बना सकते हैं। कंट्री का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, ठीक है, एक चमकता हुआ एग्जाम्पल है हमारी इस इंडस्ट्री का, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, आने वाले 2 से 3 साल में, ठीक है, इंडिया क्या देखेगा, पहला लार्ज साइज मैरीन डीजल इंजन को, जिसका डिज़ाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा हमारे देश में ही, ऐसा मिस्टर कुमार का कहना है। आप ये कह सकते हैं कि आप एक बड़े कदम की ओर बढ़ रहे हैं शिप बिल्डिंग इफोर्ट्स की तरफ। शिप बिल्डिंग के लिए भी हम अगला कदम उठा रहे हैं। ए डिसीजन हैज़ बीन मेड टू डेवलप द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द नवल शिपयार्ड
हमारी जो नवल शिपयार्ड है उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो मैरीन डीजल इंजन है इंडिया के लिए, इंडिया में कितनी कैपेसिटी रहेगी इसकी, 6 मेगावाट की। इसके ऊपर का भी हम डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे अपने देश में, खुद ही ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। जिस डीजल मैरीन इंजन की हम बात कर रहे हैं, हमने ये डिसाइड करे हैं हम इसको डेवलप करेंगे इस डीजल मैरीन इंजन को किसके अंतर्गत, मेक वन प्रोसीजर के अंतर्गत, जहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 70% सहायता इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंजन। सरकार से यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में सहायता मिल रही है। एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैज़ बीन गिवन, और इसके लिए जो अप्रूवल है वो भी दिया जा चुका है। अब सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है अवैध रूप से रेत का उत्खनन करना, रोड़ी होती है जिसको हम बजरी कहते हैं, उसको खोद खोद कर निकालना और अपना मुनाफा कमाते रहना, वो भी अवैध तरीके से। इससे राज्य सरकारों को उत्खनन से जो रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो पूरा समाप्त हो गया। सेकंड नंबर की बात ये है पर्यावरण का नुकसान अलग से हो रहा है। 2 नुकसान यहाँ पर सबसे बड़े माने जाते हैं। माइनर मिनरल की जो प्लंडरिंग हो रही है, चोरी हो रही है, उसको आप टेक्नोलॉजी को टैप करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, तब जाकर के हम इस प्रकार का जो छोटी मोटी उत्खनन हो रही है इसको आप रोक सकते हैं। भारत ने अवैध खनन के मुद्दे को बहुत कम करके आंका है, इसी के चलते चलते पर्यावरण और रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, इस मैटर पर आपको 250 वर्ड में लिखना है तो आप क्या क्या लिखोगे। देखिए, भारत में डेवलपमेंट पेस पकड़ रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। इसी के साथ साथ में कुछ जो माइनर मिनरल्स हैं जैसे कि रेत हो गई, इसके अलावा ग्रेवल हो गई, ग्रेवल मतलब होता है बजरी, रेत और बजरी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इंडिया ने क्रॉस कर दिया है 60 मिलियन मीट्रिक टन्स इन इंडिया। इंडिया की जो डिमांड है 60 मिलियन मीट्रिक टन को क्रॉस कर गई। इसी के चलते चलते इंडिया जो है 2nd नंबर का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बन गया है ऑन द प्लानेट आफ्टर द वाटर। वाटर के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ उत्खनन किसका कर रहा है, सैंड और ग्रेवल का कर रहा है। सैंड और ग्रेवल मतलब रेत और बजरी का सबसे ज़्यादा खुदाई करता है भारत। देश भर में बहुत सारे घोटालों का खुलासा हुआ है। इसके रिजल्ट के स्वरूप भारत सरकार ने क्या किया, कानूनों को, नियमों को और भी ज़्यादा सख्त बना दिया था। लेकिन तथ्य वाली बात यह है, इस प्रकार से जो सैंड और ग्रेवल की खुदाई हो रही है आज भी ये बेरोक टोक जारी है। कई सारे ऐसे केसेस हम देखे हैं जहाँ पर ये जो ग्रेवल है जिसको हम रिमूव करते हैं कहाँ से, एग्रीकल्चरल लैंड से, या फिर जो भारत सरकार की जो परती पड़ी ज़मीन है वहाँ से इसकी खुदाई हम करते हैं। इसके चलते चलते हाईवे बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनके लिए काफ़ी आसान हो गया क्योंकि इनको सब फ्री में मिल जा रहा है। साथ ही साथ में इसको ये एकदम सस्ता पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन को लेकर के। रेगुलेशन का मतलब है इस प्रकार से यदि खुदाई हो रही है अवैध तरीके से तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी या फिर राज्य सरकार करेंगे। तो ये जो जिम्मेदारी है ना वो राज्य सरकारों के ऊपर है। जिम्मेदारी मतलब इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनकी खुदाई की जाती है, इसके लिए रेगुलेटरी साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है कि वो रूल को बना सकते हैं। साथ ही साथ में कितनी रॉयल्टी उनको मिलने वाली है, कितनी कमाई राज्य सरकारों को होगी, ये भी निर्धारित खुद वो करती हैं। रॉयल्टी का रेट क्या रहेगा, ठीक है, मिनरल का जो कंसेशन है वो किस हिसाब से रहेगा, कौन से मिनरल के लिए क्या रेट वो लगाने वाले हैं, और जो रूल्स वो बनाएंगे उनके इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारें खुद ही करती हैं। खुदाई को लेकर के कुछ कानून भी आए थे जैसे कि 1994 में, 2006 में। 1994 और 2006 में जो कानून आए थे वो हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इसमें बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस कंपलसरी बना दिया गया है यदि आप माइनिंग का काम करते हो। किस एरिया में, ऐसा एरिया जो कि 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, इस एरिया में यदि हमें माइनिंग करना है तो इसके लिए हमें सरकार से क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी संज्ञान लिया है कुछ कुछ रिपोर्टों को देखते हुए।
एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेरिंग मिनरल्स 2010। उन्होंने राज्य सरकारों को दिशा निर्देश किया था कि आप जो है कुछ चेंजेस लाइए अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, इस प्रकार का जो माइनर मिनरल्स होता है उसकी खुदाई होती है अवैध तरीके से, उसको रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद राज्य सरकारों ने भी नियमों को कुछ और कड़ा कर दिया था, जैसे कि EIA एक्ट को 2016 में अमेंडमेंट किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है ना, एकदम अनिवार्य कर दिया था, ठीक है, माइनिंग के लिए। कौन से एरिया में? 5 हेक्टेयर से भी यदि कोई छोटा एरिया में माइनिंग करना है, रेत हो बजरी हो, इसके उत्खनन के लिए, तो इसके लिए उन्हें एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। संशोधन जो किए गए थे इसके अंतर्गत उनको डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को सेटअप करना था। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी का भी गठन करना था। अब रिजल्ट क्या रहा, क्या रिव्यू हम देख रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों में। स्टेट वाइज रिव्यू देख रहे हैं EACS का और EIAAS का। जैसे कि कुछ की इंडस्ट्रियल स्टेट हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो अथॉरिटीज़ हैं इनका रिव्यू ओवर 50 प्रोजेक्ट प्रपोजल इन ए डे। ये रिव्यू करते हैं 50 प्रोजेक्ट के प्रपोजल को एक दिन में, और रिजेक्शन रेट कितना रह रहा है? मात्र 1%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है किसी केस को रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, सबको आप अप्रूवल दे रहे हो, तो आप फिर कैसे करके जो अवैध उत्खनन है उसको रोक सकते हो। सिचुएशन आज की क्या हो गई है, ठीक है, सिचुएशन ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो प्रॉब्लम है ना आज के टाइम में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत बड़े पैमाने पर ये समस्या देखी जा रही है। एंड दैट ए रोबस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्फोर्समेंट अप्रोच इज रिक्वायर्ड। मतलब कि हमें अब टेक्नोलॉजी की सहायता लेना पड़ेगा, तब जा कर के इसको हम रोक सकते हैं। ये जो समस्या है इलीगल माइनिंग की, माइनर मिनरल्स की, इज़ ऑफन अंडर एस्टिमेटेड। नॉर्मली क्या है, इसको राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अंडर एस्टिमेट कर देती हैं, निगलेक्ट कर देती हैं। इससे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर इलीगल माइनिंग की जाती है, किसकी? डोलोमाइट की, मार्बल की, सैंड की, अक्रॉस द स्टेट। न केवल रेत अकेले की खुदाई कर लेते हैं लोग, इसके साथ साथ में इधर डोलोमाइट, मार्बल और सैंड में भी हाथ मार देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश का जो कोनाकी लाइमस्टोन का जो खुदाई है, 28.92 लाख मीट्रिक टन यहाँ से हुई है खुदाई, किसकी? लाइमस्टोन की। हैव बीन इलीगली क्वायर्ड, और ये जो खुदाई है वो इलीगल तरीके से की गई है। यहाँ जो क्वारिड वर्ड आया है, क्वेरी, उसका मतलब होता है खुदाई करना। तो इस प्रकार से जो हम पेस देख रहे हैं माइनिंग, सैंड माइनिंग की, काफ़ी तेज़ है और ये चिंता वाली बात है। ऑब्जर्वेशन किया गया है कई सारी एजेंसियों के द्वारा, और क्या निर्णय दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2019, इसने रैंकिंग दी है इंडिया और चाइना को एज ए टॉप 2 कंट्रीज़ जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग होती है, और इसके चलते चलते इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का काम हो रहा है। एक बार आपने खुदाई कर दी, उस जगह को छोड़ दिए, अब वहां दोबारा वनस्पति फिर नहीं उगती है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। अब कुछ रीजनल स्टडी भी कंडक्ट कराई जाती हैं, जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल का। यमुना रिवर बेड की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया गया है कि यहाँ डिमांड बढ़ते ही जा रही है फॉर सॉइल हैज़ सीवियरली इफेक्टेड सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, आप सॉइल की डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वहाँ से कई सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं। अब खुदाई इतनी ज़्यादा कर दे रहे हो कि सॉइल फिर से फॉर्म नहीं हो पा रही, फिर से मिट्टी उस जगह को बना नहीं पा रही, मिट्टी का निर्माण फिर से नहीं हो पा रहा है। इसके चलते चलते लैंड की जो सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना, एबिलिटी है, वो भी प्रभावित हो रही है। इसी के चलते चलते जो मैरीन लाइफ है वो प्रभावित हो रही है। फ्लड फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, सूखे बढ़ रहे हैं और वाटर क्वालिटी का डिग्रेडेशन हो रहा है। इस प्रकार का जो इफ़ेक्ट है ना, ये हम देख सकते हैं गोदावरी नदी के किनारे वाले हिस्सा में, साथ ही साथ नर्मदा हो चाहे वो महानदी का बेसिन्स हो। एज हैज़ बीन पॉइंटेड आउट ए स्टडी ऑफ नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन में भी कुछ अध्ययन किया गया था जिसमें बताया गया है सैंड माइनिंग जो है हैज़ रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ महासीर फिश। सैंड माइनिंग के चलते चलते नर्मदा नदी के बेसिन में जो महासीर मछली है उसकी जनसंख्या 76% कम हो गई है 1963 से लेकर 2015 का यदि आप डेटा देखोगे।
तो ये न केवल पर्यावरण का नुकसान है, बल्कि इसके साथ साथ में जो स्टेट एक्सचेकर है उसका भी लॉस हो रहा है, राज्यों को उनके राजस्व की भी हानि हो रही है। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश को नुकसान हो रहा है 70% का माइनिंग एक्टिविटीज़ से, एज ओनली 30% एरिया इज़ लीगली माइंड, क्योंकि 30% हिस्सा ही ऐसा है जहाँ पर लीगल तरीके से माइनिंग की जा रही है। इसी प्रकार की समानता हम देख रहे हैं कहाँ पर, बिहार में, जिसके चलते चलते जो रॉयल्टी है वहाँ पर 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है बिहार में। वाइल नॉन पेमेंट ऑफ द वेरियस सेसेस ड्यू टू अनरेगुलेटेड माइनिंग हैज़ रिजल्टेड इन ए लॉस 100 करोड़ टू कर्नाटक। 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान 2016 और 17 के बीच में। जुडिशियल ऑर्डर भी आए हैं। क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सेस रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है। जुडिशियल ऑर्डर भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो सब निगलेक्टेड कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एक रिपोर्ट है ओवरसाइट कमेटी की, ये किसके द्वारा आई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग ने क्रिएट किया है सीवियर हैजार्ड, बहुत ही खतरनाक स्थिति, हैज़ आइदर फेल्ड और ओनली पार्शियली कंपाइल्ड विद ऑर्डर, या तो फेल हो गए हैं या तो फिर थोड़े बहुत ही ये नियम कानून का पालन कर रहे हैं।